सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ करे टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। और आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, पुलिस हो, लेखपाल हो या टीचिंग एग्जाम्स में आपका सुपर 8 का एग्जाम हो, इन सभी में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो करंट अफेयर्स के सेक्शन पे आपकी मजबूत पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अब मोस्टली पता है बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि जब वो करंट अफेयर्स की तैयारी करने जाते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे उन्हें याद रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतना सारा डेटा याद रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए। तो मैं वन बाय वन इन सबका आपको जवाब देती हूँ कि पहले कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे उपयोगी माध्यम है वो है अखबार। आपको अपने घर में जो भी अखबार आता है उसको 10 से 15 मिनट का समय देना है। उसमें जितनी भी न्यूज़ेस हैं उन्हें आप नोट डाउन करो, उन्हें याद करो। और अगर आप ऐसा डेली करते हो तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। अब दूसरी दिक्कत आती है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। करना क्या है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें देखो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन्हें उनसे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आ सकता है और ये नहीं आ सकता है। अब तीसरी बात आई कि हम इतना सारा डेटा याद कैसे करें। तो उसके लिए भी बताएं, छोटा सा फॉर्मूला है। आपको डेली 20 मिनट अपनी करंट अफेयर को देने पड़ेंगे, डेली की न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा सा पुराना जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स है, स्टैटिक डेटा जो है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इससे आपकी करंट अफेयर्स पक्की होती चली जाएगी और आपको एग्जाम के समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं इतना डेटा कहाँ से याद करूँ, क्योंकि सब आपको मेमोराइज होगा। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? Which state has recently launched the किल कोरोना कैंपेन? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड है केरल और सबसे लास्ट में है महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना के नाम से एक अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान में क्या होगा, इस अभियान में डोर टू डोर सर्वे होगा, यानी कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे वो घर घर जाके जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। अब पहले राज्य में क्या था, पहले राज्य में 10 लाख लोगों पे 4000 टेस्ट हो रहे थे और अब उसकी संख्या को दोगुना कर दिया जाएगा, यानी कि उसे बढ़ाकर 8000 कर दिया जाएगा। और ये हमारा अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलेगा और सरकार को उम्मीद है कि 15 दिनों में जो टेस्ट परीक्षण होंगे उन्हें 2.5 लाख तक कर लिया जाएगा। अब इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? Recently, which Indian umpire got included in the ICC elite panel? पहला ऑप्शन है हमारा संजय मांजरेकर, सेकेंड ऑप्शन है नितिन मेनन, थर्ड ऑप्शन है हमारा रंजन मुदगुले और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो सही आंसर है वो है नितिन मेनन। नितिन मेनन को हाल ही में आईसीसी एलीट एम्पायर के पैनल में शामिल किया गया है और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम है इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग को रिप्लेस किया है इन्होंने। अब अगर आपका क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि नितिन मेनन किस नंबर के भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो उसका आंसर है नितिन मेनन तीसरे नंबर के भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। सबसे पहले थे श्री वेंकटेश राघवन और उसके बाद थे सुंदरम रवि। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय किस राज्य सरकार की योजना है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा घर हमारा विद्यालय इज द प्लान ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन है हमारे बिहार, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है केरल और सबसे लास्ट में है महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना अभी हमने पढ़ी,
पहली योजना हमने पहली स्कीम पढ़ी थी ऊपर, किल कोरोना अभियान। अब ये दूसरी है और इसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। और ये शुरू किया गया है कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली छात्रों के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, बच्चों को घर में ही स्कूली वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिसेंटली इंडिया हैज टाइड अप विद व्हिच कंट्री फॉर 600 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है हमारे चाइना, सेकेंड है नेपाल, थर्ड है म्यांमार और सबसे लास्ट में है भूटान। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भूटान। भारत की कंपनी है कोलुम्बुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटान सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है। भारत की कंपनी का क्या नाम है? कोलुम्बुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। आप लोग इसमें परेशान मत हो, अगर कोई भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है या आपको लगे कि मैं बाद में याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी ताकि आप एक बार इसे रिवाइज कर सकें। चलिए हम इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन सा है? Which is the first Indian Union Territory to start a plasma bank dedicated to treating COVID-19 patients? पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है हमारा केरल और सबसे लास्ट में है महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है हमारा दिल्ली। दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने नेशनल प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया है और इसको जहां स्थापित किया गया है उस सेंटर का नाम है ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस। इसी सेंटर से जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं दिल्ली के, वहां पर ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर रही हूं मैं आप लोगों के लिए। अंडर व्हिच एक्ट हैज द इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज ऐप्स यूजिंग इट्स पावर? ये हमारे सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 69A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सेकंड है 59A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थर्ड है हमारा 70A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सबसे लास्ट है 50A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 69A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अच्छा चलिए मुझे एक चीज और बताइए, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? कौन है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। आपको ऐसे ही पढ़ना है, जो भी कीवर्ड मिले उसके साथ आपको स्टैटिक जीके को रिवाइज करना है, वरना हम भूल जाएंगे। करंट कोई रटने की चीज नहीं है, उसे हमें मेमोराइज करना है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अच्छा इसी के साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको चूज करना है कि पहचानिए कि कौन सी ऐसी ऐप है जिसे भारत सरकार ने अपनी पावर का यूज करते हुए अभी बैन किया गया। तो आपको 4-5 मेन जितने भी ऐप्स हैं उन्हें भी याद करना, जैसे टिकटॉक हो गया, वीचैट हो गया, कैम स्कैनर हो गया, हेलो जैसी ऐप हो गई, या गेम्स में देखिए तो क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया। इस तरह 5-6 आप जो टॉप क्लासेस की ऐप्स है चाइना की तरफ से चल रही थी उन्हें याद करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री किसने लॉन्च की है? Who has launched the world's first online BSc degree in programming and data science? ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन IIT मुंबई, सेकंड IIT मद्रास, थर्ड है IIT दिल्ली और सबसे लास्ट है IIT कानपुर। और हमारा जो सही आंसर है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च की है और इसे लॉन्च करने का रीजन IIT मद्रास की दूरदर्शिता कहेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है डेटा साइंस का जो महत्व है वो आगे आने वाले दशकों में और बढ़ता जा रहा है और 2026 तक इसमें 11.5 मिलियन नौकरियां जनरेट होने की उम्मीद है। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की जा रही है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द इंडाइजेशनली डेवलप्ड कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। ऑप्शन से हमारा पहला है इंडियन फार्मास्यूटिकल, सेकंड है दिव्य फार्मेसी, थर्ड है हमारा भारत बायोटेक और सबसे लास्ट है नन ऑफ दीज। और हमारा जो सही आंसर है वो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने पहले जो एनिमल टेस्टिंग हुई थी उसके दोनों चरणों को पार कर लिया है। अब डीजीसीआई यानी कि ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसे मानव परीक्षण के लिए चरण 1 और चरण 2 के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। ये कंपनी जो है बहुत फेमस कंपनी है, पहले भी कई सारी वैक्सीन लॉन्च कर चुकी है, जिसमें आपके आ जाते हैं पोलियो आ जाता है, रेबीज आ जाता है, चिकनगुनिया आ जाता है, रोटा वायरस आ जाता है, जीका आ जाता है। इस तरह के वायरसेस को लेके कंपनी पहले भी काफी वैक्सीन का सफलपूर्वक परीक्षण कर चुकी है, लॉन्च कर चुकी है। अब इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक समूह के साथ किस राज्य में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक ग्रुप फॉर 2 प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। पहला ऑप्शन है हमारा गोवा, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है हमारा केरल और सबसे लास्ट है तमिलनाडु। और इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 2 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु के लिए, और ये परियोजना है शहरी आवास विकास परियोजना। इसमें क्या होगा, जो शहरी गरीब हैं जिनकी लो इनकम जो डिफाइन की है सरकार ने, उन्हें एक किफायती आवास प्रदान किया जाएगा। और दोनों परियोजनाओं के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहली परियोजना है हमारी तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, सेकेंड है हमारा तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। द टेन्योर ऑफ विच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडेड रिसेंटली। ये हमारे ऑप्शन से, पहला ऑप्शन है तुषार मेहता, सेकेंड है मुकुल रोहतगी, थर्ड है के वेणुगोपाल और सबसे लास्ट है नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, ये हो रहा था 30 जून 2020 को, और इसे राष्ट्रपति जो है उन्होंने बढ़ा के 1 साल बढ़ा दिया है। तो अब ये 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब बाकी दोनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको 1-2 चीजें बताती हूँ कि तुषार मेहता भी हाल ही में खबरों में बने हुए हैं। तो इनको है ये थे हमारे सॉलिसिटर जनरल, और इनका भी कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया है। थर्ड है हमारे मुकुल रोहतगी, तो ये हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, यानी कि के वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी थे। ये हमारे 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल थे, और के वेणुगोपाल हमारे 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अब मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल हमारी भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, और इनका जो निर्वाचन होता है वो यूनियन कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? जब आप देखते होंगे कि ये सेकंड आते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद, दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह सॉलिसिटर जनरल उन्हें रिप्रेजेंट, भारत सरकार को कानूनी जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको कुछ चीजें क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ हिंदी में कि किस राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट है झारखंड। और इसका जो हमारा सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इस समय आनंदीबेन पटेल, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अच्छा, अब इसी के साथ मुझे एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हमारे बिहार के राज्यपाल कौन है? जल्दी से सोच के बताइए, माइंड में सोचिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है। हमारे जो बिहार के राज्यपाल है वो है फगू चौहान। कौन है? फगू चौहान। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, फिर जल्दी से बताइए कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। अच्छा, इसी के साथ लास्ट झारखंड का और देख लेते हैं। झारखंड की राज्यपाल कौन है? झारखंड की राज्यपाल है हमारे द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की सीएम कौन है? हमारे मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। चलिए, अब इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य सरकार ने जारी किया है? कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य सरकार ने जारी किया है? पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है हमारा हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट है झारखंड। और इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने कौशल कनेक्ट के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। इसमें क्या होगा, जो नौकरी देने वाले हैं और जो नौकरी पाने वाले हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया जाएगा, एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा जिसमें सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे आपकी जो स्किल है उसके हिसाब से आपने अपनी स्किल डाली और रजिस्ट्रेशन करवाया, और उस स्किल की जिस भी एम्प्लॉयर यानी कि जो वर्क देता है उसे नीड होगी, वो उस पे जाके आपको सेलेक्ट करके आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। अब इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल सरकार ने हाल ही में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरल? पहला ऑप्शन है हमारा यूथ केरल प्रोजेक्ट, सेकंड है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, थर्ड है हमारा सुरक्षित केरल प्रोजेक्ट और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट बनाया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को केरल सरकार ने लॉन्च किया है प्रवासी भारतीयों के लिए। इसमें जितने भी भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे थे, जो कोविड-19 संक्रमण की वजह से जिनकी जॉब छूट गई थी और जो वापस अपने अपने राज्य वापस आ चुके हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएसएमई और अन्य बड़े उद्योगों के लिए किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, एमएसएमई और अन्य बड़े उद्योगों के लिए किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है? Which state government launched at one click initiative for MSME and other large industries? ऑप्शन है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। और हमारा जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने एमएसएमई को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है एट वन क्लिक। अब इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आप लोगों को एमएसएमई के बारे में बताना चाहती हूँ। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। इसके अंतर्गत जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उन्हें ऑनलाइन लोन प्रदान करने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताइए कि अभी एमएसएमई डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एमएसएमई डे में हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एमएसएमई डे हम सेलिब्रेट करते हैं 27 जून को। अच्छा, ये बताइए कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर है हमारे श्री नितिन जयराम गडकरी। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अब इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? Which state government recently launched the world's
लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट अंडर प्रोजेक्ट प्लेटिना? पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, सेकेंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है केरल और सबसे लास्ट में है महाराष्ट्र। और इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी सेंटर स्टार्ट किया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला नेशनल प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली और पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी सेंटर प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? Who has recently been selected India's most valuable player by विजडन? इसका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड है सुरेश रैना, थर्ड है रविंद्र जडेजा और आपका फोर्थ है MS धोनी। और हमारा जो सही आंसर है वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है और इस चीज की जो घोषणा की गई है एक प्रणाली के तहत की गई है। उस प्रणाली का नाम है क्रिकविच प्रणाली। क्रिकविच प्रणाली में क्या होता है, इसमें आपकी एक ओवरऑल रेटिंग निकाली जाती है जिसमें आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में आपने कितने रन बचाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक ओवरऑल रैंकिंग बनाई जाती है। उसके हिसाब से विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है रविंद्र जडेजा को। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? Who has been elected the next permanent representative of India in the United States, in the United Nations? पहला ऑप्शन है हमारा इंद्रमणि पांडे, सेकेंड है राजीव के चंदन, थर्ड है हमारा एस जयशंकर और सबसे लास्ट है नन ऑफ दिस। और हमारा जो सही आंसर है वो है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ? यूनाइटेड नेशंस में, WHO में, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वहां पे इंद्रमणि पांडे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been elected the new chairman of Indian Oil Corporation? ऑप्शन है हमारे संजीव सिंह, सेकेंड है श्रीकांत माधव वैद्य, थर्ड है हमारे इमरान ख्वाजा और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। और हमारा जो सही जवाब है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनसे पहले जो इस पद पे आसीन थे वो थे संजीव सिंह। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। इमरान ख्वाजा कौन है? इमरान ख्वाजा को हाल ही में ICC का टेम्पररी यानी कि अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। जैसे कि सब जानते हैं कि ICC के अध्यक्ष जो है प्रेजेंट जो थे शशांक मनोहर जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए जो उनकी जिम्मेदारियों को संभालेगा वो है इमरान ख्वाजा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? When has the International Asteroid Day has been celebrated recently? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 30 जून, सेकेंड है 27 जून, थर्ड है 29 जून और सबसे लास्ट में है नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 30 जून। 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा मुझे बताइए 27 जून को हमने क्या मनाया था? अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में। 27 जून को हमने सेलिब्रेट किया था MSME डे। क्या सेलिब्रेट किया था? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे।
29 जून को अच्छा हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले निकला है, बहुत रीसेंट का है। 29 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि सांख्यिकी दिवस। और हमारे सांख्यिकी मंत्री कौन है, हमारे सांख्यिकी मंत्री हैं डी सदानंद गौड़ा। कौन है, डी सदानंद गौड़ा। इस तरह हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है और स्टैटिक जीके को हर क्वेश्चन के साथ मेमोराइज करते हुए चलना है, ताकि हम इन्हें भूले ना और एग्जाम तक हमें ये सारी चीजें याद रहें। चलिए अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का संबंध किससे है? With whom is the drug discovery hackathon 2020 related? ऑप्शन है हमारे मलेरिया, सेकेंड है कोविड-19, थर्ड है हैजा और सबसे लास्ट में है बर्ड फ्लू। अच्छा, जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आप लोगों को ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, तो इससे आपको मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे ना, तो उसे हम आसान बना लेते हैं। जैसे पहले देखते हैं कि कब की बात हो रही है, बात चल रही है हमारी 2020 की, यानी कि इस साल की बात चल रही है। अगला क्या है, ड्रग डिस्कवरी, यानी कि दवाई की खोज हो रही है। तो इस समय कौन सी ऐसी बीमारी है जो अपनी सबसे ज्यादा हाइट पे है कि जिसकी दवाई की हमें जरूरत है? तो सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा इससे। तो हमारा सही आंसर है कोविड-19 यानी कि कोरोना। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इस पहल के बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गई। इसमें क्या होगा कि ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन में क्या होता है, एक ऑनलाइन साइट क्रिएट की गई, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया। इसमें आप चाहे यहाँ पे रह रहे हो, भारत में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, विदेश में भी कहीं भी हो सकते हैं, फिर चाहे आप इंडिविजुअल हो या कोई शोधकर्ता हो या कोई भी कंपनी हो, अगर आप कोरोना की दवाई पे परीक्षण कर रहे हो तो आप अपना वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जितने चरण कंप्लीट हो गए उनके बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर योजना के तहत लॉन्च की। अब चलेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार के, क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ, भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉगएक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया won 2 awards at the prestigious Global Leadership Summit COG-X 2020? पहला ऑप्शन है हमारा कोरोना इन्फो, सेकंड है माई जीओवी, थर्ड है हमारा केएम कोरोना और सबसे लास्ट है आरोग्य सेतु। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा माई जीओवी। ग्लोबल लीडरशिप समिट में माई जीओवी ने 2 पुरस्कार जीते हैं। पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ नवाचार का और सेकंड है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर का। ठीक है, तो आपको दोनों याद करने हैं। कहाँ पे हुआ है, ग्लोबल लीडरशिप समिट में, कॉगएक्स 2020 था समिट का नेम। वहाँ पे 2 पुरस्कार जीते। किसने जीते, माई जीओवी ने। पहला था हमारा सर्वश्रेष्ठ नवाचार का, फिर था दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है किस बैंक ने ई किसान धन ऐप का लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप? ऑप्शन है हमारे एचडीएफसी बैंक, सेकंड ऑप्शन है हमारा एसबीआई बैंक, थर्ड है हमारा आईसीआईसीआई बैंक और सबसे लास्ट में है देना बैंक। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इस ऐप के थ्रू जितने भी हमारे किसान हैं वो बीजों की किस्मों की जानकारी पा सकते हैं, एसएमएस के द्वारा अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे खेती करनी है या जो भी उनकी डाउट है वो सारी चीजें इस ऐप के थ्रू, मौसम की जानकारी होगी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इस ऐप के थ्रू एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की। और इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो खत्म हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए।